ओके, तो चलो एटलीस्ट वी नोटिस इट। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे बच्चों हम लोग? चैप्टर का नाम बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाइस। थोड़ा लेट हो गया आज, हमारे 15-20 मिनट वेस्ट चले गए बिकॉज अगेन अपना साउंड। बट होप टुमारो से ही, कल से ऐसा नहीं होगा, कल से मैं अपने टाइम पे भी आऊँगा क्योंकि कल और आज मेरे पास व्हीकल ही नहीं था आने के लिए, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा लिफ्ट लेके आना पड़ा। लेकिन कल से मेरी खुद की गाड़ी आ जाएगी तो मुझे तकलीफ नहीं होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव। देखो बच्चों, गोल्ड लिफ्ट इलेक्ट्रोस्कोप, दिस इज समथिंग अ डिवाइस विच यू मस्ट नो। एक अंदाजा होना चाहिए क्या होता है गोल्ड लिफ्ट इलेक्ट्रोस्कोप। एक्चुअली इस पे कोई एग्जाम में प्रॉब्लम वगैरह आता है ऐसा कुछ नहीं होता, क्वेश्चन भी यूजुअली आते नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। देखो बच्चों, क्या होता है गोल्ड लिफ्ट इलेक्ट्रोस्कोप? एक जनरली इस तरह का मोस्टली इवैक्यूएटेड, यानी कि अंदर हवा भी नहीं होती, वैसे हवा होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इसमें, और सामने से एक ग्लास का विंडो, एक बॉक्स है, इसके अंदर एक रॉड, अच्छे खासे मेटल का रॉड लगा के रखा है। ओके, दिस इज, अगर यहाँ पे आपको लगा तो अर्थ को कनेक्शन करने के लिए एक पॉइंट है। वैसे ये पॉइंट की ज़रूरत हमें डायरेक्टली नहीं पड़ती, लेकिन कब पड़ती है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सामने एक ग्लास का विंडो है। ठीक है, यहाँ पे एक इंसुलेटर कवर है जिससे ये जो अंदर का मेटल डिस्क है वो, और उस मेटल डिस्क का ये रॉड, ये पूरा मेटल डिस्क है, ये जो आपको दिख रहा है, लुक दिस एंटायर, ये मेटल का रॉड है आपका, और ये ऊपर एक मेटल की डिस्क है। और ये जो मेटल डिस्क है, ये बाजू वाली जो फ्रेम है, इस फ्रेम को कनेक्ट ना करे, इसलिए क्या करके रखा है, यहाँ पे एक इंसुलेटर लगा के रखा है। ये जो इंसुलेटर यहाँ पे लगा के रखा है, इस इंसुलेटर से इस बॉडी का बाजू वाले बॉडी के साथ डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं होता। अब ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि मान लो तुमने इसमें चार्ज दे दिया कुछ भी, अगर तुम इसको चार्ज दोगे और ये चार्ज अगर इस मेटल बॉडी को भी, ये बॉडी कनेक्ट होगी तो उस मेटल बॉडी को भी जाएगा। लेकिन अगर बीच में आपने रबर या कोई ऐसा मटेरियल का एक गैप मतलब वो मेंटेन करे, ऐसा लगा दिया कि जो चार्ज को करंट कंडक्ट ही नहीं करेगा, जैसे रबर है, चार्ज उससे कंडक्ट नहीं होता, चार्ज उससे फ्लो नहीं होता, तो क्या होगा, जो भी चार्ज तुम इस मेटल की डिस्क को दोगे वो सिर्फ इस रॉड में रहेगा, रॉड के अलावा कहीं पे नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या होता है, इनिशियली देखो ये अंदर वाला पोर्शन देखो, यहाँ पे वो मेटल स्टीम है, ये मेटल का प्लेट है, यूजुअली वो पूरा रॉड ही है, ये गोल्ड का लिफ है, बहुत पतला गोल्ड का फॉइल होता है। अब क्या होता है, इनिशियली जब आपने इस बॉडी को कोई चार्ज नहीं दिया है, कोई चार्ज नहीं इसके बॉडी के ऊपर, तो ये जो गोल्ड का लिफ तुमको नजर आ रहा है ना बच्चों, ये इसके साथ चिपका हुआ रहता है, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या होता है, चिपके हुए रहते हैं। एक मेटल का रॉड है, वो तो सॉलिड रॉड है, वो तो हिल नहीं सकता, लेकिन एक पतला सा पेपर, एकदम पतला सा गोल्ड का फॉइल, ये दोनों एक के ऊपर एक है। अब हमने क्या किया, हमने इसको चार्ज दिया, जैसे ही तुम इसको चार्ज दोगे क्या होगा, वो चार्ज सारी की सारी इस मेटल स्ट्रिप के साथ सब चीज़ के ऊपर हो जाएगा, वो गोल्ड लिफ्ट के ऊपर भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पूरा पॉजिटिव चार्ज है, सपोज मान लो सबके ऊपर चार्ज आ गया, लेकिन अब ये मेटल का रॉड है, ये गोल्ड का लिफ्ट है, एक दूसरे को चिपके हुए, लेकिन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब दोनों के ऊपर लाइक चार्जेस पे व्हाट विल हैपन, दे विल रिपल इच अदर, और उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो गोल्ड का लिफ्ट क्या हो जाता है, थोड़ा ऊपर चला जाता है। अंडरस्टूड व्हाट दिस शोज? ये हमको पता करता है या बताता है कि यस दिस बॉडी इज इलेक्ट्रिकली चार्ज, कि यहाँ पे चार्ज हुआ है। तो अगर आप इस तरह से इसको चार्ज करते हो, देयर आर वेरियस वे ऑफ डूइंग चार्जिंग, मतलब चार्जिंग करने के कई सारे तरीके हैं, ये समझे आपको? अगर आप इसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर दो, तो अर्थ के साथ जैसे ही कनेक्ट करोगे, ये सारा जो चार्ज है इस रॉड का, इसके थ्रू अर्थ के अंदर चला जाएगा, और ये जो गोल्ड लिफ्ट है ये वापस इसको चिपक जाएगा, शोइंग दैट कि ये बॉडी अभी डिस्चार्ज हो चुका है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस इंस्ट्रूमेंट इज। इसको, इसका जो थ्योरी पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, आई विल इंसिस्ट यू टू गो थ्रू इट, इसको पढ़ लो तुम खुद, क्योंकि ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, पहली बात, एंड दिस इज नॉट वेरी यूजफुल फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, दिस लाइक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बच्चों को पता होनी चाहिए इसलिए दिया हुआ है, तो मैंने भी आपको एक ऊपर ऊपर उसका आइडिया दे दिया। चलेगा बच्चों? नाउ लेट्स सी अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, काम के होते हैं क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, तो जरा क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 10.1, व्हाट इज दिस क्वेश्चन? हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर? 1 ग्राम पानी में कितना पॉजिटिव चार्ज है, कितना नेगेटिव चार्ज है? बाय द वे, पानी के अंदर पॉजिटिव चार्ज कौन दे रहा है बच्चों? प्रोटॉन्स।
और पानी के अंदर नेगेटिव चार्ज कौन दे रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि 1 ग्राम पानी के अंदर कितने प्रोटॉन है, 1 ग्राम पानी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि जब आप पानी का एक सिप लेते हो तो तुम कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन खाते हो। ऑफ कोर्स तुम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन खा रहे हो। हाउ मेनी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट, गिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना देके रखा है जो पानी का? 18 ग्राम है। अब मैं तुम्हें कुछ सादे सूदे सवाल पूछता हूँ। देखो, क्वेश्चन का लॉजिक पहले क्लियर होना चाहिए। लॉजिक क्लियर हो जाएगा तो लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपन लॉजिकली इस क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करेंगे। क्या तुम पानी के एक मॉलिक्यूल को जानते हो? एक सिंगल मॉलिक्यूल जानते हो? एक मॉलिक्यूल की कीमत तुम रमेश बाबू बताओ फिर, क्या होता है एक पानी का मॉलिक्यूल? हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं एक पानी के मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन का एक एटम होता है पानी के मॉलिक्यूल में। पानी के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से वो बनता है। जो एक हाइड्रोजन का एटम होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के बाजू में गोल गोल घूमता हुआ, एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर एक हाइड्रोजन के एटम के पास। लेकिन हमारे पास ऐसे 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो दोनों मिलके 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। क्या जानते हो तुम ऑक्सीजन के बारे में? बताओ रमेश बाबू बताओ, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका? वैसे तो 2,6 है, बराबर है कि नहीं? जानते हो ना? क्या जानते हो तुम इसके बारे में? इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते, उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इत्तेफाक से न्यूट्रॉन भी होते। जरूरी नहीं वो सेम ही हो, लेकिन यहाँ पे सेम है। ओके, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन जरूरी नहीं उतने हो, कम भी हो सकते, ज्यादा भी हो सकते। अबे हाँ या ना? कितने होते हैं टोटल चार्ज वाले लोग? इतने। तो पानी के एक मॉलिक्यूल में कुल मिला के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? टोटल इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ पानी, ये 2 और ये 8, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पानी के एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने प्रोटॉन होते हैं? 10 प्रोटॉन भी होते हैं। चलेगा? बस ये बेसिक नॉलेज। तो तुमने पानी का एक मॉलिक्यूल खा लिया कल। कितना मॉलिक्यूल? एक पानी का मॉलिक्यूल। तो इनडायरेक्टली तुमने 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन खा लिए। हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, समझा? अब तुम ऐसा बहुत पानी पी रहे हो। तुमको एक चीज पता होना चाहिए, ये तुम्हें बताया था एवोगैड्रो चाचा ने। जानते हो ना चाचा को? जानते हो कि चाचा को भूल गए? चाचा को कभी भूलना नहीं, वरना चाचा तुमको भूल जाएंगे। एवोगैड्रो चाचा ने क्या कहा था? उसने कहा था बेटा, 1 मोल अगर दुनिया का कोई भी सब्सटेंस उठा लो, दुनिया का कोई भी सब्सटेंस, कितना लेने का तुमने? 1 मोल, तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल्स, इन दिस केस मॉलिक्यूल होते हैं। पानी के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों? इतने। अब 1 मोल पानी कितना होता है जानते हो? कितने मोल पानी को 1 मोल बोलते हैं बच्चों? 18 ग्राम। यानी कि तुम अगर 18 ग्राम पानी लोगे, कितना ग्राम पानी? अरे सांगा रे माझ्या कार्ट्यांनो, 18 ग्राम पाण्यात किती मॉलिक्यूल? एवढे। सांगा बरं मग, 18 तेवढे तर एकात किती? करा करा, डोकं वापरा। हे 4थीचं मॅथमॅटिक्स विचारलं ना का, ते नीट सांगत चला हा। डिवायडेड बाय 18। आता तुम्ही मला सांगा, मी तुम्हाला उद्या म्हटलं बाळांनो 10 मुलांना 30 चॉकलेट दिले, एकाला किती? तुम्ही काय करता? डिवाइड बाय 10 करून 3 उत्तर देतात ना। तसं मी म्हटलं 18 ग्राम पाण्यात एवढे मॉलिक्यूल, तर 1 ग्राम मध्ये किती? सो 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18। ये मॉलिक्यूल कितने ग्राम पानी के अंदर है? 1 ग्राम पानी के अंदर इतने मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल इतने, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 10। बरोबर ना? तो इसको इंटू 10 करोगे तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन वो पता चल जाएंगे, बरोबर का? टोटल मॉलिक्यूल कितने वो तो समझा, कितने मॉलिक्यूल है? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18। इतने मॉलिक्यूल है सर 18 1 ग्राम पानी में। तो मतलब ऐसा चम्मच में 1 ग्राम पानी लोगे तो पानी के इतने मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर, और उसमें से एक मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 के पास 20 होंगे, 3 के पास 30 होंगे, 4 के पास 40 होंगे, तो इतने के पास इंटू 10 होंगे। ये तो समझा, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब चार्ज कितना होगा बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है जानते हो तुम सुंदर बाबू? कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन के पास? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, बरोबर। अब तुम्हारे पास इतने इलेक्ट्रॉन है, तो इतने इलेक्ट्रॉन के पास कितना होगा? इंटू
तो टोटल चार्ज 1 ग्राम पानी के अंदर निगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू ये वाला नंबर। समझ में आ रहा है? अब तुम्हारा दिमाग जो है उसको प्रॉब्लम में क्या क्या करना है वो भी पता चला, कैलकुलेशन भी पता चला। नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ डूइंग द कैलकुलेशन एंड फाइंडिंग द आंसर। कैलकुलेशन वो भी 18 जैसे सामान्य नंबर से डिवीजन करने का कैलकुलेशन अगर तुम तुम्हारे सर को पूछते हो ना बच्चों, तो बड़े ही बुरी जगह पे फंसे हो तुम। तुम्हारा जिंदगी का कुछ खरा नहीं। बघा काय काय केलेले ते बघा। ओके, और प्रॉब्लम ऐसा सॉल्व करते आना चाहिए जिसको कच्चा प्रॉब्लम आएगा उसको पक्का भी आ जाएगा। क्या है देखो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पानी इज 18 ग्राम। दैट मीन्स द नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल इन 18 ग्राम पानी इज दिस 6.02 इंटू 10⁻23। हमने और एक डिजिट तक लिया था, उन्होंने एक डिजिट उड़ा दिया, हमने इधर तक लिया था, राइट। उन्होंने क्या किया, इधर तक 3 ही डिजिट लिए, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा बच्चों। देयरफॉर नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 ग्राम पानी, 1 ग्रामात किती असणार, डिवाइड बाय 18। कोण करणार हे कॅल्क्युलेशन, तुम्हीच। 1 मॉलिक्यूल ऑफ पानी contain hydrogen atom, 2 hydrogen atom, 1 oxygen atom. The numbers of electron in H2O is sum of numbers of electron in H2 plus oxygen. There are 2 electron in H2 and 8 electron in oxygen. Therefore, numbers of electron or proton in पानी is 10. काय डाऊट तुम्हाला? ओके, मग सांगा मला टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। therefore टोटल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम पानी इज इक्वल टू किती मॉलिक्यूल एवढे इंटू एकामध्ये किती इलेक्ट्रॉन एवढे। कॅल्क्युलेशन तुम्हाला गिफ्ट आहे, स्वतः करून घ्या। 18 ने डिवाइड कसं करायचं हे जर तुमच्यापैकी कोणी मला विचारलं ना, कंट्रोल उदय असंच म्हणेल फक्त मी, तर 18 ने डिवाइड कसं करायचं, जाय तिकडे कसंही कर, असंच म्हणेल मी। ओके, कळाले तुम्हाला? किती इलेक्ट्रॉन आहे तुमच्याकडे एवढे, प्रोटॉन किती असतील तेवढेच, कारण संख्या सारखीच असते त्यांची। ओके, सांगा टोटल पॉझिटिव्ह चार्ज किती, एकावर किती असतो, 1.6 इंटू 10⁻⁹। मग एवढ्यांवर किती असेल, इंटू। झालं, काय डाऊट? चला पुढे बोला। दिस पॉझिटिव्ह चार्ज इज बॅलन्स्ड बाय इक्वल अमाउंट ऑफ निगेटिव्ह चार्ज सो दॅट द वॉटर मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रिकली इन न्यूट्रल। ठीक आहे, एवढाच निगेटिव्ह चार्ज असेल। क्वेश्चन कळाला? आता साई रे, तुम्हाला उद्या येताना तो सोडून आणायचा आहे एकदम इज्जतीत, म्हणजे कॅल्क्युलेशन तुम्ही करणार व्यवस्थित, जमेल? लेक्चर संपलं की नोटबुक कोणाला दाखवायच्या, चव्हाण मॅमला दाखवायच्या, चेक करून घ्यायच्या। जो नोटबुक दाखवणार नाही मी मॅडमला सांगून देईल, त्या घरी फोन करून सांगा तुमचा ड्युटी किंवा तुमची ड्युटी अभ्यास न करत। Duty is something as a very sophisticated word. Actually, it simply means your kids, but not in a good sense. It is like, not in a bad sense as well. It's like you are making like, I don't have an exact word to express my thoughts, but it simply means so that you can understand it. Okay. साध्या भाषेत तुमचं कार्ट किंवा तुमची कार्टी, चला ड्युट्यांनो लक्ष द्या। ओके, काय नो, आय एम नॉट युजिंग दिस वर्ड इन इंग्लिश लँग्वेज। मी मराठीत बोललो ना। हां, होतं कधी कधी माणसाचं कन्फ्युजन। चला, अतिशय जबरदस्त गोष्ट बघायची आपल्याला, कॉर्क। देखो बच्चों, एक जमाना था जब हम मानते थे कि पूरा वर्ल्ड जो है ना वो पंच महाभूतों से बना हुआ है। पंच महाभूतों के नाम भी रखे थे हम लोगों ने, बताओ, अग्नि, यस, वाटर, फायर और सॉइल, एयर, स्पेस। क्या है फिर, क्या है 5 एलिमेंट्स? पंच महाभूत क्या है? आई नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्रेस इन मराठी और हिंदी। अच्छा, कि जो भी कुछ है पंच महाभूतों से बना ऐसे मानते थे हम लोग। बस कितने बातें करते हो भाई। फिर महर्षि कनाद और डाल्टन दोनों ने कहा कि
दुनिया का सबसे एक छोटा पार्टिकल है जो कि सब्सटेंस टू सब्सटेंस अलग होते हैं, उससे बनी होती है। उसका नाम रखा कण, या यूं में से एटम। एटम से छोटा कुछ नहीं होता। एटम ही भगवान है। मतलब एटम के अंदर कुछ भी नहीं होता, फाइनल, फिक्स, खत्म। और ये बोलने वाले बंदे का नाम था डाल्टन। आगे जाके एक बंदा आया जिसका नाम था जे जे थॉमसन। उसने कहा डाल्टन यू आर रॉन्ग, ना 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 ना, एटम के अंदर कुछ तो है। तो उसने प्रूव किया और प्रूव हो गया कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, फर्दर उनका नाम प्रोटॉन रखा। निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, उनका नाम इलेक्ट्रॉन रखा। इवन चार्जलेस पार्टिकल भी होते हैं, न्यूट्रॉन रखा। इनफैक्ट उसके बाद हमें पता चला कि और भी कुछ पार्टिकल होते हैं, लेकिन वो रेयरली और सिचुएशनल होते हैं। जैसे पॉजिट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, सो मेनी पार्टिकल्स आर देयर। बट ये हमेशा नहीं होते, कभी कभी होते। और ऐसा जे जे थॉमसन ने अपनी डिस्कवरी की। लेकिन जे जे थॉमसन ने एटम के बारे में जो कहा था कि एटम ऐसा होता है, बाद में जाके एक बंदा है जिसका नाम था रदरफोर्ड, और उसने कहा कि जे जे थॉमसन भैया कुछ हद तक तो आप सही हो कि एटम के अंदर ये है वो है। एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज को बाद में प्रोटॉन बोला गया, उसका तो कहना पॉजिटिव चार्ज था ही नहीं। एक्चुअली उसने खाली इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला था, ही ओनली से कि देयर इज इलेक्ट्रॉन। फिर आगे जाके रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन भी कहाँ ढूंढे, प्रोटॉन भी कहाँ, न्यूट्रॉन भी कहाँ। उसके स्ट्रक्चर में फिर भी थोड़ा गड़बड़ था। फिर आया नील बोहर, और नील बोहर ने जो एटम का स्ट्रक्चर दिया, ऑलमोस्ट ये स्ट्रक्चर आज की डेट में हम फाइनल मानते हैं। उसके आगे शॉन्डिंगर, हाँ शॉन्डिंगर का भी एक स्ट्रक्चर है जिसने इस एटम के स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा चेंज किया था। मतलब उसने, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा फर्क नहीं किया है, उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को थोड़ा क्लियर किया हुआ है, बराबर कि नहीं? हाँ क्या बेटा? हाँ तो डाल्टन और जे जे थॉमसन से तो ये बहुत अलग है। लेकिन हम मानते रहे कि सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, उससे छोटा कुछ नहीं होता, प्रोटॉन से छोटा कुछ नहीं होता, न्यूट्रॉन से छोटा कुछ नहीं होता। लेकिन उसके बाद दो महान लोग आए जिनका नाम था द ग्रेट सर अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड आई थिंक सीवी बोस, अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट। इन दोनों ने कहा कि यार नहीं, इलेक्ट्रॉन भी किसी से तो बना है। इलेक्ट्रॉन से जो इलेक्ट्रॉन जिनसे बना है, इन पार्टिकल को नाम रखा गॉड पार्टिकल्स, या इनका नाम रखा हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन, यस हिग्स बोसॉन। तो जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट है बोस, उनके नाम से वो नाम दिया गया था। समझ में आ रहा है? तो ये है कि नहीं सच्ची में, इसको चेक करने के लिए, और इसके साथ ही देखो ये पार्टिकल कहाँ से आए हैं, कैसे बने, ये समझेगा तो हमें पूरे यूनिवर्स के बारे में समझेगा। हमें यूनिवर्स के बनने के रीज़न समझेंगे, यूनिवर्स कैसे बना होगा, कब बना होगा, किस सिचुएशन में बना होगा, वो समझेगा। तो इस सब का स्टडी करने के लिए फिर एक लैब बनाई गई पेरिस में। उस लैब के ऊपर लगभग 10,000 साइंटिस्ट कुछ सालों तक काम करते रहे, और एक लैब बनी जिस लैब का नाम है लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर। ये लैब इतना बड़ा है और इसके लिए इतना खर्चा लगा कि एक कंट्री इसका खर्चा उठा ही नहीं सकता था। तो लगभग 40-50 कंट्री मिल के एक लैब बनाया गया। इसकी एक एक बहुत सोफिस्टिकेटेड लैब है, 25-26 किलोमीटर का पाइप है जिसके अंदर ये पूरी लैब बनी है, अंडरग्राउंड है, 2-2.5 किलोमीटर ज़मीन के अंदर। ओके, और ये एक्सपेरिमेंट होके लगभग अभी 8-10 साल हो गए। उसके पहले 15-20 साल उसके ऊपर काम चल रहा था। तो फिर हमें एक पता चला, वेरी लेटेस्ट डिस्कवरी, कि इवन इलेक्ट्रॉन भी किसी से तो बने हैं। हम फिर भी हमारा जो 2 साल का स्टडी है, इस साल और अगले साल, तो हम हमारा स्टडी इलेक्ट्रॉन तक ही सीमित रखेंगे। हम यही मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन इज फर्दर इनडिविजिबल, उसके फर्दर कोई टुकड़े नहीं होते। लेकिन फिर भी अभी हमारे पास ये नॉलेज आ गया है कि नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन भी किसी से बना है। सिर्फ फर्क क्या है कि इलेक्ट्रॉन हैज हिज ओन एग्जिस्टेंस ही, इलेक्ट्रॉन की उसका खुद का एग्जिस्टेंस है, उसका अस्तित्व है। इलेक्ट्रॉन तुमको अकेला मिल सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इन जिन पार्टिकल से बना है, इन पार्टिकल का कोई अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मतलब कि ये पार्टिकल तुम्हें अकेले मिलेंगे नहीं। जैसे मैंने आपको कहा कि तुमको भगवान ने इत्तेफाक से ब्रेन दे के रखा है, लेकिन ब्रेन का अकेले कोई अस्तित्व नहीं है। रास्ते से खाली ब्रेन जाता हुआ दिखता नहीं है, वो ब्रेन होगा तो किसी इंसान के साथ ही होगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है कोई इंसान को ब्रेन नहीं है, लेकिन ब्रेन अगर है तो इंसान के साथ ही होगा।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे हाँ या ना? शी गॉट इट। ब्रेन एज अ ऑर्गन होगा, लेकिन बिना काम का हो सकता है ना। अब तुमने देखा। हाँ 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 हाँ। चलो, तो व्हाट इज कॉर्क? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। According to the recent advancement in physics, it is now believed that proton and neutron are themselves built out of more elementary unit called as quark. अच्छा, we are talking about specifically proton and neutron. Electron is comparatively so small. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, हम मानते हैं कि इनसे भी छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल से वो बना है, जिन पार्टिकल का नाम रखा है अभी हम लोगों ने कॉर्क। देयर आर 6 टाइप हैविंग फ्रैक्शनल चार्ज। 6 अलग अलग टाइप के कॉर्क हैं जिनके चार्जेस क्या होते हैं बच्चों? -1/3e या फिर +2/3e। ये उन पार्टिकल के ऊपर का चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन से छोटे चार्ज भी एग्जिस्ट करते हैं। हमने तो मान के रखा था कि 11 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, राइट बच्चों? हाँ बोलो बेटा। कुलम में नहीं, ई में लिखा है ना। अब ये जो चार्ज है, ये ई की वैल्यू है। यस, ये ई जो है, ई लिखने के बजाय उन्होंने ई की वैल्यू लिखने के बजाय ई लिखा है उन्होंने। अब इस नंबर को तुम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला वैल्यू मिलेगा, 3 से डिवाइड करके 2 से लिखोगे तो ये वाला वैल्यू मिलेगा। तो 6 डिफरेंट टाइप के क्वार्क हैं, और ये जो क्वार्क है इन्हीं से आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने हैं, और उनके ऊपर लगभग इतना चार्ज होता है। कितना? 1/3e या फिर +2/3e। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्वार्क और 3 क्वार्क। तो प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, 6 अलग अलग टाइप के क्वार्क है, उनमें से कोई 3 का वो कॉम्बिनेशन होता है। इवन इफ द क्वार्क मॉडल क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज इज नॉट अफेक्टेड। अब जो हमने क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, जहाँ पे हमने बोला था कि चार्ज इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो भले अभी हमने उससे भी छोटे एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल ढूंढे हैं, लेकिन फिर भी यह चीज़ अफेक्ट नहीं हो रही है। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों अफेक्ट नहीं हो रही है? ये इसलिए अफेक्ट नहीं हो रही है बच्चों, क्योंकि पहली बात तो क्वार्क का कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। वो तुम्हें हमेशा प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन के फॉर्म में ही मिलेंगे, बराबर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? कॉम्बिनेशन फॉर्म में ही मिलेंगे, और इसलिए हमेशा जो चार्ज होगा वो ई के मल्टीपल में ही होगा, इंटीजर मल्टीपल में। ओके, इट इज ओनली द स्टेप साइज ऑफ द चार्ज दैट डिक्रीजेस फ्रॉम ई टू e/3। तो ये चार्ज जो है वो साइज में छोटा हो गया है, बराबर है कि नहीं? मान लो अगर कहीं पे क्वार्क भी जमा होते हैं कई सारे, तो फिर भी फर्क क्या होगा? अब देखो, इसमें सबसे छोटा 1/3 है, ये उसके डबल है, तो सारे की सारे जो चार्ज है 1/3 के मल्टीपल आएंगे। 1/3 अगर मान लो ये क्वार्क है, कोई सर्टन क्वार्क है, तो इस एक ही क्वार्क आएगा तो ×1 इतना चार्ज होगा, 2 क्वार्क आएंगे तो ×2 होगा, 3 क्वार्क आएंगे तो ×3 होगा, 4 आएंगे तो ×4 होगा, n आएंगे तो ×n होगा। सो ये अब इसके मल्टीपल हो जाएंगे। अगर कहीं पे खाली क्वार्क भी है तो फिर भी चार्ज क्वांटिनाइज ही है, मतलब एक सर्टेन नंबर के मल्टीपल ही है। क्वार्क आर ऑलवेज प्रेजेंट इन बाउंड स्टेट एंड नो फ्री क्वार्क आर नोन टू एग्जिस्ट। ओके, तो हमेशा बाउंड मतलब क्वार्क हमेशा प्रोटॉन के फॉर्म में मिलेंगे, न्यूट्रॉन के फॉर्म में मिलेंगे, कंबाइन फॉर्म में मिलेंगे। खाली अकेला क्वार्क मिला ऐसा नहीं, तुमको लेके प्रोटॉन को तोड़ना पड़ता है तब जाके तुमको क्वार्क दिखते हैं। तो तुम्हें अकेला ब्रेन नहीं मिलता, तुम्हें एक इंसान पकड़ना पड़ता है, फिर उसको काटना पड़ता है, फिर उसका ब्रेन दिखता है, समझा? तो ऐसा ब्रेन तुमको डायरेक्ट नहीं दिखेगा। अजून नको, 200 वर्ष थांब, अजून चालणार? तुम्हाला हे कळालं? नेक्स्ट इज कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज, जो मैं तुमको पहले लेक्चर में थोड़ा सा बता चुका हूं। क्या बताया था मैंने आपको? क्या चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं बच्चों? चार्ज को बना सकते हैं ना? क्या चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन को खत्म कर डालो, तुमने इलेक्ट्रॉन लिया, हथौड़े से मार रहे हो, पॉसिबल है? उसकी साइज जानते हो क्या है? हथौड़े से इलेक्ट्रॉन को मारना यानी किसी हाथी ने ये कोशिश करना कि उसके पैर के नीचे अमीबा मरेगा, बराबर है कि नहीं? अमीबा मत पूछना यार क्या है, बराबर है कि नहीं? या उसने पैर डाल डाल के बोल रहा है सर हमारे इधर बहुत कोरोना वायरस है, मैं पैर से कोरोना वायरस मार रहा हूँ, समझ ला? या कोई बच्चा ऐसा मार रहा है, सर काय करतोय? सर कोरोना वायरस मारतोय। अब तुम्हारे हाथ से मारता तो फिर वायरस वैक्सीन काय को बनाते बेटा,
मच्छर थोड़ी है, समझ में आ रहा है? सो इट इज समथिंग लाइक दैट। इलेक्ट्रॉन की साइज इतनी छोटी है कि यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इलेक्ट्रॉन। इन अनदर वर्ड सिंपली, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय अ चार्ज, यू कैन नॉट क्रिएट अ चार्ज, you can transfer charge from one body to another body, and therefore the total charge of an isolated system is always conserved। कि कोई चार्ज तुमने दो बॉडी है से बॉडी ए है बॉडी बी है, आइसोलेट करके रखे, यानी कि दुनियादारी से इनको कोई लेना देना नहीं, दुनिया से कंप्लीटली अलग है, आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में है। मान लो दोनों को मिल के टोटल चार्ज 0 है या जो भी कुछ है। अब हो सकता है तुमने इसमें से 10 चार्ज यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, उसकी वजह से यहाँ पे +10 कूलम चार्ज बन गया, तो इमीडिएटली इसमें -10 कूलम हो जाएगा, टोटल चार्ज अभी भी 0 ही रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो टोटल चार्ज जो है किसी भी बॉडी का चार्ज जो है तुम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो। तो सिंपली चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, हेंस द टोटल चार्ज इज ऑलवेज कॉन्जर्व। टोटल चार्ज बिफोर ट्रांसफर जितना था, आफ्टर ट्रांसफर भी उतना ही रहेगा। बोलो बेटा। नहीं मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, तो मैंने ये थोड़ी बोला कि इलेक्ट्रॉन ही दिए, मैंने चार्ज बोला। तो चार्ज हो सकता है कि दूसरे कुछ पार्टिकल हो सकते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, जैसे अल्फा पार्टिकल है, लेकिन सो अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ओके, सो इट इज पॉसिबल सम इन सम एक्सटेंड। ओके, तो जस्ट मैंने एक आइडिया बोला आपको कि मान लो कि एक बॉडी है, चार्ज दूसरे बॉडी को दे रही है। चलो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जिसको दे रही है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा, उसे -10 कूलम, और जिससे लिया उसके ऊपर बनेगा उतना ही एग्जैक्टली पॉजिटिव ट्रेन। समझा है आपको ये? पक्का? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कोई गड़बड़ है आपको? तो व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब विथ सिल्क इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क बिकम नेगेटिवली चार्ज। किसको किसके ऊपर रब किया बच्चों? अपने ग्लास के रॉड को किसके ऊपर? सिल्क के ऊपर। ओके, इस केस में क्या होता है? सिल्क बिकम पॉजिटिवली चार्ज। सिल्क जो है तुम्हारा वो क्या बनता है? तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज बनता है। इसको याद रखना। ओके, सिल्क के ऊपर कौन सा चार्ज बनता है बच्चों? पॉजिटिव। तुम इसको पूरा ऐसा भी बोल सकते हो, व्हेन अ ग्लास रॉड रब विथ सिल्क इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज। ओके, एक स्टेटमेंट याद रख लोगे, तुम्हारा जो सिल्क है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ग्लास जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों? इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज। ग्लास रॉड, अच्छा ग्लास होता है पॉजिटिव, हाँ तो ठीक है ना। When a glass rod is rubbed with silk, it become positively charged and silk become negatively charged. Silk negatively charged होता है क्या? तो ग्लास पॉजिटिव है तो जीपी याद रखो फिर, ग्लास इज पॉजिटिव, सिल्क इज नेगेटिव। ओके, ये याद रखना चाहिए। हाँ, इसको इसलिए याद रखना चाहिए बच्चों क्योंकि एक आधा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, अब मेरे और देखो मत, मैं क्वेश्चन पेपर नहीं निकालता। ग्लास become positively charged and silk become negatively charged. The amount of positive charge on a glass rod is found to be exactly same as that of the negative charge on the silk. तो ग्लास क्या बना? पॉजिटिव। सिल्क क्या बना? तुम्हारा नेगेटिव। जितना ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना एग्जैक्टली उतना ही नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर बनता है बच्चों? सिल्क के ऊपर बनता है। तो द चार्ज इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन साइन। Thus the system of glass rod and silk rod possess zero net charge after rubbing. तो रब करने के पहले भी दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, 0 चार्ज था। रब करने के बाद दोनों का मिल के चार्ज निकाला, वापस उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है, ये सिंपली इसका मतलब है। Result and conclusion of this experiment can be generalized and we can say that in any given physical process charge may get transferred from one part of the system to another but the total charge in the system remain constant. Total charge क्या रहेगा बच्चों? Constant रहेगा। This is a very very useful statement. यही है आपका लॉ। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो, for an isolated system total charge cannot be created or destroyed. In simple word, the total charge of the isolated system is always conserved. याद रखोगे? पक्का बच्चों? क्या इस टॉपिक में किसी को कोई तकलीफ है? पक्का नहीं है? अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का सबसे क्रूशियल पार्ट। अब तक हमने जो भी पढ़ा था वो बेसिकली एक जस्ट एक आइडिया था, लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। ओके, फोर्सेस, ठीक है? देखो, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमने अभी एग्जाम्पल लिया जिसमें हमने ग्लास का रॉड लिया, बराबर कि नहीं, और एक सिल्क लिया। हमने देखा ग्लास रॉड क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव बनता है, बराबर कि नहीं, और सिल्क क्या बन जाता है बच्चों, नेगेटिव बन जाता है। आज की डेट में तुम्हें ये पता है कि ग्लास पॉजिटिव बनता है, सिल्क नेगेटिव बनता है। व्हाट अबाउट द टाइम जब ये पता ही नहीं था, बस पता चल रहा था कि यार ग्लास को सिल्क के ऊपर रब करो, उसके अंदर कुछ तो एबिलिटी आती है, और इस एबिलिटी की वजह से वो क्या कर पाता है पता है, वो छोटे छोटे मान लो कागज के टुकड़े अगर तुम यहाँ पे रखते हो तो कागज के टुकड़ों को वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाता है। तो बस इसमें एक अट्रैक्शनल एबिलिटी बनी, ये हमको समझता है। दूसरा और एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, अंबर एंड फर। अंबर एक मटेरियल है, फर भी एक मटेरियल है। अंबर को फर के ऊपर रब करो, चेक करो जरा, गूगल करो कौन पॉजिटिव बनता है कौन नेगेटिव बनता है, और बताओ मुझे इमीडिएटली। मेरे हिसाब से अंबर नेगेटिव बनता है और फर पॉजिटिव बनता है, चेक करो जल्दी से। फास्ट, अंबर पॉजिटिव है, ओके, और फर नेगेटिव है, ओके। फर जानते हो ना, फर फर मेरे ख्याल से फर के क्लोथ भी आते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको फर बोलते हैं, राइट राइट। देखो तुम्हारे पास तो एग्जाम्पल भी दिखाने की। अब तुम्हारा ये भी रॉड तुमने लिया, ओ मेरे प्यारे बच्चों सुन रहे हो, इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है, और ये तुम्हारा फर का टुकड़ा है, मान लो इसके ऊपर क्या बना तुम्हारा, नेगेटिव चार्ज बना, ठीक है। आगे जाके हमारे साइंटिस्ट लोगों ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि अगर ये दोनों रॉड बाजू बाजू में रखते हो, मान लो ये तुम्हारा ग्लास का रॉड है जिसके ऊपर अभी एक चार्ज है, पता नहीं उस चार्ज का नाम क्या है, लेकिन मैंने उसके बाजू में एक अंबर का रॉड लाया, तो ऑब्जर्वेशन ये हो गया कि अंबर का रॉड उसको रिपेल करता है। एट द सेम टाइम ये अंबर का रॉड इसको अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन दिखा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा। सेम चीज ये जो है इसके साथ फोर्स ऑफ रिपल्शन है, तो इसके साथ फोर्स ऑफ क्या है बच्चों, अट्रैक्शन है। तो व्हाट वी अंडरस्टैंड, हमें ये समझा कि ये जो दोनों लोग हैं, इन दोनों के ऊपर जो भी कुछ चीज़ें है वो सेम होनी चाहिए। क्यों, देखो ये इसको रिपेल करता है, उसको रिपेल करता है, ये उसको अट्रैक्ट करता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है। इन अनदर वर्ड जो भी इनके अंदर एबिलिटी बनी है ये अपोजिट है। तो हमने आगे जाके इस चार्ज को नाम दिया, चलो इसका नाम पॉजिटिव रखा, इसका नाम नेगेटिव रखा, इसका नाम पॉजिटिव रखा, इसका नाम नेगेटिव रखा। तो यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। चार्जेस हमें समझे, इससे हमें प्रॉपर्टीज भी समझी चार्ज की। कौन सी प्रॉपर्टी समझी बच्चों, कि जो सेम सेम वाले लोग हैं यानी कि लाइक वाले, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जो डिफरेंट वाले हैं वो लोग एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, जो लाइक चार्जेस है वो रिपेल करते, जो अनलाइक चार्जेस है वो क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ तक ये जो सादी सूदी प्रॉपर्टी है ये तुमने 10वीं में पढ़ी भी। अब 10वीं में तुमने ये प्रॉपर्टी जो पढ़ी है वो कैसी पढ़ी थी, कि व्हेन लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, पढ़ के रखा है, 7वीं में पढ़ा होगा शायद। बाय द वे ये प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो भी तुमने अब तक पढ़ा है, दिस इज नॉट अ कंप्लीट स्टेटमेंट। मैं आपको मैथमेटिकली, अनफॉर्चुनेटली 11th के सिलेबस में है नहीं, लेकिन 12th में पूरा प्रूफ करके दूंगा कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और अनलाइक चार्जेस रिपेल भी करते हैं। अब तुम अपने माइंड में सवाल करो, सर हाउ इट इज पॉसिबल। यस इट इज पॉसिबल। चार्जेस बिहेव इन टू डिफरेंट वे, when they are rest they behave in different way, when they are in motion they behave in different way। तो जब चार्जेस रेस्ट में होते तभी ये ट्रू है। तो जो 10वीं का तुम्हारा सेंटेंस था, क्या चार्ज सेंटेंस था, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब इस सेंटेंस को आज के बाद तुम कंप्लीट करोगे। ये सेंटेंस ऐसा नहीं बोलने का, इसको ऐसा बोलने का, लाइक चार्जेस व्हेन एट रेस्ट, लाइक चार्जेस व्हेन एट रेस्ट, रुके हुए हैं,
then they repel each other. Unlike charges, when at rest, attract each other. But when they are in motion, there are 6 different possibilities. We will study this in 12th. Okay, याद रखोगे? तो अनलाइक चार्जेस रिपल भी करते हैं और लाइक अट्रैक्ट भी करते हैं, लेकिन वो 12th में पढ़ेंगे. तो मैंने चार्जेस के बारे में तुमको थोड़ा सा आइडिया दे दिया और एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुमको वो समझा है. चार्जेस के फोर्स के बारे में भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कूलम्स का लॉ. बिफोर दैट ये थोड़ा सा पार्ट है, उसको खाली देख लो. ओके बच्चों, क्या है ये? It was observed in carefully conducted experiment with charged objects that they experience force when brought close, not touching to each other. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, एक रबर का रॉड लिया, एक ग्लास का रॉड लिया. देखो रबर के रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मान लो ग्लास के रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. एंड व्हाट आर दे डूइंग? दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर. है कि नहीं? उसके बाद देखो ये रबर का रॉड है और ये भी रबर का ही रॉड है. व्हाट हैपन? दे रिपल ईच अदर. यहाँ पे देखो ये भी ग्लास का रॉड है, ये भी ग्लास का रॉड है, एंड दे आर आल्सो रिपलिंग ईच अदर. सो लाइक जो है वो रिपल कर रहे हैं, लाइक जो है वो रिपल कर रहे हैं, अनलाइक जो है वो क्या कर रहे हैं बच्चों? अट्रैक्ट कर रहे हैं. सो द फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. तो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपल करते हैं, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं लाने का. जैसे ही कॉन्टैक्ट में लाओगे चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है और रिपल्शन अट्रैक्शन बंद हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाते हैं. काय बोललो? कळलं का? परत सांगा बरं काय बोललो की as long as they are not touching each other they attract each other, but the moment they touch each other charge start transferring from one body to another body. है कि नहीं? जिसमें बहुत ज़्यादा निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं. जैसे पॉजिटिव चार्ज उसके कांटेक्ट में आता है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जाना शुरू हो जाते हैं. अगर तुम एक गैप मेंटेन करोगे, थोड़ा गैप रखा तुम लोगों ने बहुत थोड़ा गैप रखा उनके बीच में. ये बॉडी के ऊपर फुल निगेटिव चार्ज, इस बॉडी के ऊपर फुल पॉजिटिव चार्ज, और तुमने उनके बीच में बहुत थोड़ा गैप रखा, बहुत छोटा सा, एज लो एज पॉसिबल. इतना छोटा mm में शायद तुम काउंट भी ना कर सको, इतना छोटा. तो तुम्हें चार्ज जाते हुए दिखता है कि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जा रहे हैं. अब तुम बोलोगे सर हमने तो कभी नहीं देखे तुमने 50 बार, तुमको समझा नहीं. सिर्फ जैसे तुम 2 बॉडी या 2 वायर एक दूसरे के बहुत करीब लाते हो, तुम्हें स्पार्किंग दिखता है. दिसतो का स्पार्किंग? ज़्यादा दिसतो का छोटा छोटा? वो स्पार्किंग क्या है? दैट इज थ्रोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. समझा? यही मान लो एक क्लाउड है, उसके बाजू से दूसरा कोई क्लाउड गुजर रहा है. अब ये जो 2 क्लाउड गुजर रहे थे, 2 क्लाउड एक दूसरे के ऊपर घिस गए. जब ये घिसे तो फ्रिक्शन की वजह से एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं. जैसे ये थोड़ा सा आगे चले जाते हैं क्लाउड, क्या होता है? जिसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए वो बन गया पॉजिटिव, और जिसको ट्रांसफर कर दिए हो गया निगेटिव. बहुत सारे बार यही इलेक्ट्रॉन वापस जंप करना शुरू करते थे. नहीं आम्ही आमच्या घरी जातो, आम्हाला नाही यायचं तुमच्याकडे. या उसको घर नहीं मिला तो वो दूसरे किसी क्लाउड के ऊपर या जमीन के ऊपर जंप करते हैं. दिस इज नोन एज लाइटनिंग. क्या बोलते हैं इसको अपन? लाइटनिंग. अब ये लाइटनिंग यानी कि एक प्रकार की आग ही होती है. एक्चुअली उसमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर जंपिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. दैट वी कॉल एज लाइटनिंग. समझा? तो जो 2 तारी इलेक्ट्रॉन 2 वायर घेतले आपण जिनके अंदर करंट है, उनको बाजू बाजू में रखने के बाद जो स्पार्किंग दिखती है ना, बेसिकली ये वो स्पार्किंग है लार्ज स्केल के ऊपर. तो व्हाट इज लाइटनिंग? लाइटनिंग इज नथिंग बट स्पार्किंग ऑन लार्ज स्केल. एंड व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट थ्रोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. मतलब मला काय म्हणायचं? ओके. द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस विल बी अट्रैक्टिव इफ दे आर अनलाइक, one positive, one negative. The force will be repulsive if they are similar or either positive or both negative. That is, like charges repel each other and unlike charges attract each other when at rest. Okay बच्चों, चलेगा? In motion they shows little different properties. अब तक मैंने जो भी बताया समझाया वो तुमको समझा है. कल हम जहाँ से चालू करने वाले हैं वो एक्चुअली तुम्हारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दुनिया की एक्चुअल शुरुआत है. अब तक हमने जो भी पढ़ा है पिछले 3 लेक्चर्स में, ये है क्या पता? 3 या 2 लेक्चर हुए अपने? 3 लेक्चर. मंडे को लेक्चर किधर लिया अपन ने? सोमवार लेक्चर नहीं घेतला अपन. अपन डिस्कशन केलं था. तो हमारा कल और आज 2 ही लेक्चर हुए हैं. ठीक है बच्चों? मेरे ख्याल से 3 क्यों लग रहे हैं फिर, मुझे पता नहीं. बाय द वे तुम ये अपलोड नहीं कर रहे हो क्या? अपलोड नहीं कर रहे हो? कशात?